हेलो। आज हम लोग क्रोमोज़ोम पे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिन जो क्रोमोज़ोम पे चर्चा मैंने की थी उसमें आपको ये बातें बता दी गई थी कि क्रोमोज़ोम क्या है, क्रोमोज़ोम कब अपीयर करेगा, क्रोमोज़ोम के नंबर का क्या कंसेप्ट है और क्रोमोज़ोम के ग्रॉस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ बातें थी, उनको भी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने पिछले लेक्चर में आपसे ये प्रॉमिस किया था कि कुछ बातों को मैं रिवाइज कर दूंगा। पूरी डिटेल तो मैं अभी नहीं करूंगा जो पिछले दिन हमने आपको बताया था, हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं एक रेफरेंस के लिए उसे मैं बता देता हूं जल्दी से। मैंने आपसे ये कहा था कि क्रोमोज़ोम जो होंगे वो ऐसी रचना होती है जो सेल में तब अपीयर करता है जब सेल डिवाइड करता है। अगर सेल कोई इंटरफेस में है तो उस इंटरफेस अवस्था में उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस में क्रोमैटिन फाइबर्स वुड बी ऑब्जॉर्ब्ड और वो क्रोमैटिन फाइबर्स जो होंगे वो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होने जा रहे हैं। लेकिन जब वही सेल डिवाइड करने जब उस सेल में डिवीज़न होगा तो सेल में डिवीज़न के वक्त ये क्रोमैटिन जो फाइबर्स होंगे दे विल कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। हालांकि डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में ये बात आपको कही गई थी कि डायनोफ्लैजिलेट्स जो होंगे उनके न्यूक्लियस में इंटरफेज स्टेज में ही आपको क्रोमोसोम्स दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर उस केस को हम अलग कर दें तो बाकी सारे केसेस में इंटरफेज न्यूक्लियस अगर है तो उसमें क्रोमैटिन फाइबर्स होंगे और अगर वो सेल डिवाइड कर रहा है तो फिर नेचुरली दिस क्रोमैटिन फाइबर्स आर गोइंग टू कंडेंस एंड दे विल कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। एक तो मुद्दा वो हमने एक्सप्लेन किया था। दूसरी बात नंबर के बारे में बताई गई थी कि जो भी कोई पार्टिकुलर स्पीसीज है तो उस पार्टिकुलर स्पीसीज के अगर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के देखें तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स वुड बी क्रोमोसोम नंबर। किसी भी एक स्पीसीज के जो मेंबर्स होंगे उन तमाम मेंबर्स में क्रोमोसोम नंबर जो होगा कांस्टेंट होगा। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का जहाँ केस होगा उसमें भी मेल और फीमेल में क्रोमोसोम नंबर बराबर होते हैं। हालांकि कुछ केसेस हमने आपको एक्सप्लेन किए थे जहाँ पे मेल और फीमेल के बीच में क्रोमोसोम नंबर में फ़र्क बताया गया था। हनी बीज एंड कॉकरोचेज आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स। इसके बाद हम लोग आ गए थे कुछ टर्म्स पे जो कि क्रोमोसोम के ग्रॉस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए थे। उसमें क्रोमोनिमाटा और क्रोमेटिड्स पहला जो कॉम्बिनेशन था वही था। मैंने आपको कहा था कि जब सेल डिवीजन में इंटर करता है तो उसमें क्रोमैटिन फाइबर्स के कंडेंसेशन की वजह से क्रोमोसोम्स जब अपीयर करेंगे तो जस्ट अपीयरिंग क्रोमोसोम में विल फाइंड कि दो बहुत ही फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स वुड बी देयर इन एवरी क्रोमोसोम। वो जो बहुत ही फाइन थ्रेड की तरह की रचनाएं होंगी उन्हीं रचनाओं को हम लोग क्रोमिनोमाटा कहेंगे। वो रचनाएं इतनी पतली हो सकती हैं कि उनका एक दूसरे से सेपरेट रहना में बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन द सेम स्ट्रक्चर फर्दर कंडेंसेशन के बाद शॉर्टर और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई पड़ेगा। और जब क्रोमोसोम मेटाफेज स्टेज का क्रोमोसोम अगर आप लेकर के देखेंगे तो उस मेटाफेज स्टेज के क्रोमोसोम में आप देखिएगा कि एवरी क्रोमोसोम इज गोइंग टू हैव टू शॉर्टर एंड थिकर स्ट्रक्चर्स जिनको हम लोग क्रोमेटिड कहेंगे। ये हमेशा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। क्रोमिनोमाटा हो या क्रोमेटिड्स हो ऑलवेज दे विल बी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। उसके पीछे का जो कारण था वो भी मैंने आपको बताया था कि जो रिप्रोडक्शन है बेसिकली उस रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल हैज़ टू बी डिवाइडेड बिटवीन डॉटर सेल्स। तो डेफिनेटली जेनेटिक मटेरियल को रिप्लिकेट किया जाएगा और जब भी जेनेटिक मटेरियल रिप्लिकेट होगा एसोसिएटेड प्रोटीन भी सिंथेसाइज होंगे। और यदि जेनेटिक मटेरियल रिप्लिकेट हो गया एसोसिएटेड प्रोटीन भी सिंथेसाइज होंगे तो जो स्ट्रक्चर जो जेनेटिक मटेरियल को रखने वाली रचना थी उस तरह की एक और रचना जनरेट हो जाएगी। तो जो दो क्रोमेटिड प्रत्येक क्रोमोसोम में दिखाई पड़ेंगे उसमें एक क्रोमेटिड का ही कॉपी है दूसरा वाला क्रोमेटिड, तो नेचुरली ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के रूप में ही आपको दिखेंगे। उसके बाद मैंने आपसे बात कही थी कि सेंट्रोमियर क्या होगा। तो सेंट्रोमियर पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स आर गोइंग टू बाइंड। स्पिंडल फाइबर्स हमेशा माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं और डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बारे में बताया गया था कि क्रोमोसोम्स कैन बी मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। पोजीशन के बारे में मैंने आपको कहा था कि अगर मेडियन सेंट्रोमियर होगा तो ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की स्थिति है। सब मेडियन यानी बीच से थोड़ा अगल बगल अगर होगा सेंट्रोमियर तो उसे आप कहेंगे कि सब मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम होगा दैट विल बी सब मेटासेंट्रिक
टेट्रासेंट्रिक। अगर टर्मिनल सेंट्रोमियर होगा तो उसे आप कहेंगे कि टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, और अगर सब टर्मिनल इन पोजीशन सेंट्रोमियर होने जा रहा है तब हम लोगों ने उसे कहा था कि दैट विल बी एक्रोसेंट्रिक। जहां पे मीडियन सेंट्रोमियर था उस केस में हमने कहा था कि क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स होंगे उनके आर्म बराबर होंगे। सब मीडियन में एक छोटा और एक बड़ा आर्म होगा। छोटे आर्म को हम लोग पी आर्म कहते हैं, बड़े आर्म को क्यू आर्म कहेंगे। उसी तरह अगर टेलोसेंट्रिक लेकर के देखें तो जो क्रोमोसोम में क्रोमेटिड होगा उसका सिंगल आर्म मैंने बताया था। और उसी तरीके से अगर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम की बात की जाए तो वन आर्म ऑफ द क्रोमेटिड वुड बी वेरी लार्ज, और दूसरा जो आर्म होगा वो बहुत ही छोटा होने जा रहा है। एनाफेज स्टेज में भी मैंने आपको बताया था कि एनाफेज में एक्चुअली सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, और जब सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा तो सेंट्रोमियर के स्प्लिटिंग की वजह से आप क्या पाइएगा, तो आप ये पाएंगे कि सेंट्रोमियर जब स्प्लिट करेगा तो आफ्टर दैट डॉटर क्रोमोसोम्स वुड बी पुल्ड टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, और जब अपोजिट पोल की तरफ पुल किए जाएंगे तो वो एक पार्टिकुलर शेप एज्यूम करेंगे, और शेप जो होगा उस डॉटर क्रोमोसोम का इस बात पे निर्भर करेगा कि सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है। अकॉर्डिंगली हमने कहा था कि वो डॉटर क्रोमोसोम वी सेपेड, एल सेपेड या आई सेपेड दिख सकते हैं। इसके बाद टेलोमियर पे हम लोग आ गए थे। टेलोमियर हमने कहा था कि टिप ऑफ क्रोमोसोम होगा। इसकी फाइनल स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताई थी। सो फार एज इसके रोल्स का जहाँ तक सवाल था उसके बारे में मैंने आपसे ये कहा था कि ये क्रोमोसोम की स्टिकिंग को रोकेगा, रिप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होगा, और एज रिलेटेड डिग्रेडेशन टेलोमियर का हमने आपको बताया था कि दिखता है हम लोगों के केस में। उसके बाद हम लोगों ने क्रोमोमियर पे चर्चा की थी। क्रोमोमियर के बारे में जो बात कही गई थी वो ये था कि ये बीड लाइक स्ट्रक्चर होने जा रहा है, एंड दे आर वेरी प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम। नटसेल में पिछले लेक्चर में इतनी बातों को हम लोगों ने देखा था। आज जो चर्चा हम लोग शुरू करेंगे वो होगा क्रोमोसोम का नेक्स्ट हिस्सा, जिसमें अन्य चीज़ों पे हम लोग डिटेल करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम लोग लेकर के देखेंगे दैट विल बी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। जो अभी मैं सेंट्रोमियर के बारे में बातचीत कर रहा था, तो सेंट्रोमियर को के बारे में जो सबसे पहली बात है वो ये है कि सेंट्रोमियर जो था वो एक ऐसे हिस्से के रूप में दिखाई पड़ता है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स आर गोइंग टू बाइंड, जहाँ जो सेंट्रोमियर होगा क्रोमोसोम का वह हिस्सा होगा जहां पे स्पिंडल फाइबर्स बाइंड करते हैं। ये सेंट्रोमियर जो था वो हमेशा उपस्थित होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्रोमोसोम पे। अब ऐसे भी क्रोमोसोम आपको दिखाई पड़ते हैं जहां पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा एक एडिशनल कंस्ट्रक्शन भी होगा। देयर विल बी एन एडिशनल कंस्ट्रक्शन इन द क्रोमोसोम। तो ये एडिशनल किसके मतलब एडिशन में ये एक और कंस्ट्रक्शन दिखाई पड़ेगा। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के एडिशन में एक और कंस्ट्रक्शन होगा, तो नेचुरली पहला कंस्ट्रक्शन अगर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है तो नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन होगा उसे आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहेंगे। ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होंगे वहां पे चूंकि सेंट्रोमियर नहीं है इसलिए किसी भी तरह के स्पिंडल फाइबर की बाइंडिंग वहां नहीं होगी। Absolutely there is no binding of spindle fiber at secondary construction. Point number 1. Point number 2, अगर spindle fiber bind नहीं करेंगे तो there is no question of chromosomes binding there. जब वहाँ सेंट्रोमियर होगा ही नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल की बाइंडिंग ही नहीं होगी, तो फिर नेचुरली वहाँ पे क्रोमोसोम बेंड करे ये बात भी आपको दिखाई नहीं पड़ने जा रही। ठीक है, तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो दूसरा मुद्दा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, उसमें वही होगा कि एक एडिशनल कंस्ट्रक्शन है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अतिरिक्त, जहाँ पे सेंट्रोमियर नहीं होने की वजह से जो स्पिंडल फाइबर्स हैं यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू बाइंड। जब वो बाइंड नहीं करेंगे तो कोई बेंडिंग भी नहीं दिखाई पड़ेगा। उसके बाद इसमें ये कहा गया कि कुछ केसेस में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में राइबोसोमल आरएनए जीन्स जो 28S राइबोसोमल आरएनए और 18S राइबोसोमल आरएनए होंगे उनके लिए जो जीन होगा वो इसी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में उपस्थित होगा, एंड दैट्स व्हाई सच सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वुड बी नोन एज, उसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर उसे कहा जाएगा। उसे कहेंगे कि वो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर है। एक सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आप लेकर के देखें तो आप पाइएगा कि अगर
ये जो डायग्राम ड्रॉ किया गया है इसमें आपको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इधर अप साइड कहीं पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन वुड बी देयर और ये जो होगा एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के रूप में दिख रहा है। अब ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम लोग कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर है। वी रेफर दैट वन एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। अब देखो एक्चुअली ये कंस्ट्रक्शन अपीयर ही करता है इसलिए क्योंकि यहाँ जो न्यूक्लियोलर जो राइबोसोमल आरएनए जीन होगा वो दैट विल डीकंडेंस और अनकॉइल। जो वहाँ राइबोसोमल आरएनए जीन होगा वो खुलेगा। अब जब राइबोसोमल आरएनए जीन वहाँ ओपन करेगा तो ओपन करने के बाद दैट विल बिगिन टू अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन। वो जो होगा वो उसमें ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। जैसे मैं आपको ये कह रहा था कि ये हिस्सा अगर ओपन करे तो ओपन करने के बाद स्थिति इसकी ये होने जा रही है। अब अगर ये ओपन कर गया तो फिर आप लेकर के देखें कि ये राइबोसोमल आरएनए जीन के रूप में ओपन किया और नाउ इट अंडरगोज। अब इसमें आप लेकर के देखिएगा कि इट अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन। इसमें लगातार ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ढेर सारा राइबोसोमल आरएनए यहाँ पे फॉर्म करने जा रहा है और ये जो तमाम आरएनए बनेंगे ये आरएनए नाउ दे विल एसोसिएट विथ बेसिक प्रोटीन्स। ये बेसिक प्रोटीन के साथ एसोसिएट करने जा रहे हैं और जब ये बेसिक प्रोटीन के साथ एसोसिएट करेंगे तो उसकी वजह से ग्रेनुलर स्ट्रक्चर शुड अपीयर और ये जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होंगे एक्चुअली ये राइबोसोमल सब यूनिट के रूप में डेवलप कर रहे हैं और यही जो पार्ट अभी आपको इस हिस्से के साथ जुड़ा हुआ दिख रहा है, दिस पार्ट इज नथिंग बट न्यूक्लियोलस। आप याद कीजिए आपको न्यूक्लियोलस पढ़ाते वक्त ये बात बताई गई थी कि ये न्यूक्लियोलस जो होगा उस न्यूक्लियोलस में एक फाइब्रिलर पार्ट होता है, वन फाइब्रिलर रीजन इज देयर, एक फाइब्रिलर जोन होगा। दूसरा जो होगा उसे हम लोग कहते हैं कि ये ग्रेन्युलर जोन है और इन दोनों को जोड़ दें तो ये न्यूक्लियोलस होगा। तो ये न्यूक्लियोलस बेसिकली अपीयर कैसे कर रहा है? तो न्यूक्लियोलस अपीयर्स ड्यू टू अनकॉइलिंग ऑफ राइबोसोमल आरएनए जीन एंड इट्स सब्सिक्वेंट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए जीन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनएज एंड दिस राइबोसोमल आरएनएज आर गोइंग टू एसोसिएट विद बेसिक प्रोटीन और ये जो बेसिक प्रोटीन के साथ एसोसिएट करेंगे राइबोसोमल आरएनए दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट एंड दैट्स व्हाई वी विल ऑब्जर्व फाइब्रिलर एंड ग्रेनुलर रीजन्स और यही दोनों चीजें मिलकर के न्यूक्लियोलस को फॉर्म करती हैं। और इसी बात को अगर थोड़ा आप रिलेट करें कि जब सेल डिवीजन आगे बढ़ता है, जब अगर ये कंडेंस करेगा, अगर ये जो राइबोसोमल आरएनए जीन ओपन मतलब खुलने की बजाय फिर अगर ये कॉइल कर जाए, कंडेंस कर जाए तो नेचुरली ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया बंद होगी। न्यूक्लियोलस बंद होने का मतलब ही है कि अब राइबोसोमल आरएनए नहीं बनेंगे और राइबोसोमल आरएनए अगर नहीं बनेंगे तो फिर बेसिक प्रोटीन के साथ उनका एसोसिएशन भी नहीं होगा एंड द वेरी स्ट्रक्चर नोन एज न्यूक्लियोलस वुड डिसअपीयर ग्रेजुअली। ये इसी वजह से वहाँ पे डिसअपीयर कर जाता है। हम अगर अपने क्रोमोसोम को लेकर के देखें तो हमारे जो 13, 14, 15, 21st एंड 22nd नंबर क्रोमोसोम में इस तरह का न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर दिखाई पड़ेगा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के अंदर। एक और बात, सैटेलाइट की जो बात की गई है, तो अगर जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन अगर टर्मिनल हिस्से की तरफ होगा तो टर्मिनल हिस्से की तरफ होने की वजह से एक छोटा सा क्रोमोसोम का हिस्सा डिटैच्ड टाइप ऐसा लगेगा कि एक छोटा सा हिस्सा डिटैच्ड और उसी पार्ट को हम लोग कहते हैं कि ये पार्ट क्या है, वी रेफर दिस वन एज सैटेलाइट। इसको हम लोग क्रोमोसोम मार्कर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली वी यूज दिस सैटेलाइट एज क्रोमोसोम मार्कर, दूसरी कोई बात इसमें नहीं है। अब यहाँ से बात आती है ऑन केमिकल कंपोजिशन। तो जो क्रोमोसोम होगा उसका केमिकल कंपोजिशन वैसा ही होगा जैसा क्रोमेटिन का है। बेसिकली क्रोमेटिन का ही कंडेंसेशन क्रोमोसोम बना रहा है। तो क्रोमोसोम का जो केमिकल कंपोजिशन होगा उसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन जो कि हिस्टोन और नॉन हिस्टोन का होगा, प्लस कैल्शियम की भी उपस्थिति यहाँ पे आपको दिखने जा रही है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होगा और वो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये होगा कि प्रोटीन और डीएनए को अगर लेकर के देखें तो ऑलवेज प्रोटीन कंटेंट मतलब उस प्रोटीन में सिर्फ हिस्टोन की बात नहीं की गई है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों को शामिल किया गया है। तो ये हिस्टोन और नॉन हिस्टोन इकट्ठे डीएनए से कभी भी ज्यादा होने जा रहे हैं। इन एवरी केस विच हैज बीन स्टडीड, जितने भी क्रोमोसोम स्टडी किए गए हैं उसमें डीएनए के तुलना में
जो प्रोटीन कंटेंट होगा ऑलवेज वो ज़्यादा होने जा रहा है। लेकिन यू शुड कीप इट इन योर माइंड कि जो प्रोटीन होगा उसमें सिर्फ हिस्टोन की बात नहीं की गई है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों को उसमें शामिल किया गया है। अब यहाँ से आप शिफ्ट करते हैं जिस मुद्दे पे, वो मुद्दा होगा व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के बारे में हमेशा ये पहला वाक्य मैं बोलते रहता हूँ कि क्रोमोसोम इज ऑलवेज अ डायनेमिक स्ट्रक्चर, और ये प्रोफेज में अपीयर करेगा, मेटाफेज में आकर के सबसे ज़्यादा कंडेंस होगा। एंड दैट्स वाई आपको पिछले दिन हमने कहा था कि मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज फॉर स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि वो ईजिली ऑब्जर्व्ड होते हैं, विजुअलाइजेशन उनका सबसे आसान होता है मेटाफेज क्रोमोसोम में। एनाफेज में शेप उसका बड़े आराम से दिख जाएगा एंड दैट विल इंडिकेट द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। लेकिन अगर आप प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में क्रोमोसोम को लेकर के देखेंगे तो वो अलग अलग रूप में दिखाई पड़ेगा। जैसे मेटाफेज तक क्रोमोसोम में 2 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, लेकिन वहीं पे एनाफेज में आकर के एवरी क्रोमोसोम इज गोइंग टू हैव सिंगल क्रोमेटिड। जो मेटाफेज तक 2 क्रोमेटिड है, लेकिन वही क्रोमोसोम जो होगा एनाफेज में आकर के दैट इज गोइंग टू हैव सिंगल क्रोमेटिड। डिग्री ऑफ कंडेंसेशन मेटाफेज तक हाईएस्ट मतलब बढ़ते क्रम में होगा, और मेटाफेज के बाद कंडेंसेशन मतलब डीकंडेंस होना शुरू हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि लंबाई हो कंडेंसेशन के ऊपर जो डिपेंड करेगा, कंडेंसेशन बढ़ने की वजह से लंबाई घटेगी और थिकनेस उसका बढ़ेगा। तो नेचुरली मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि क्रोमोसोम वुड बी ए डायनेमिक स्ट्रक्चर, और डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज उसकी मॉर्फोलॉजी में थोड़ा बदलाव आपको दिखाई पड़ेगा। सेम स्पीसीज के या सिमिलर टाइप ऑफ सेल में भी आप क्रोमोसोम को अलग अलग स्टेज में देखेंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज क्रोमोसोम जो होगा वो आइडेंटिकल स्वरूप में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। अब रही बात उसमें हमेशा इस बात को दिमाग में रखिए कि स्टेज, द बेस्ट स्टेज फॉर स्टडी इज मेटाफेज, एनाफेज। तो अगर मेटाफेज में देखेंगे तो एक ही तरह का दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर स्टेज आप चेंज करने जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि उस समय जो क्रोमोसोम का अपीयरेंस होगा वो आइडेंटिकल नहीं होने जा रहा है। अब रही बात कि ये जो क्रोमोसोम होगा वो, उसके बारे में बार बार हम लोग कह रहे हैं कि क्रोमेटिन फाइबर के कंडेंसेशन की वजह से क्रोमोसोम अपीयर करेगा। तो आपको जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्टडी करना होगा तो सबसे पहले आपको क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, और क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आपको ये बात बताई गई है कि क्रोमेटिन जो होगा वो बीड लाइक स्ट्रक्चर का बना हुआ है, और उससे रिलेटेड जो न्यूक्लियोसोम और कोर पार्टिकल का जो कंसेप्ट था वो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन क्या ये जो क्रोमेटिन जो फाइबर हैं उसके कंडेंसेशन से अगर क्रोमोसोम बन रहा है तो व्हाट इज द पैटर्न ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स? क्रोमेटिन फाइबर्स को कैसे कंडेंस किया गया है ताकि मेटाफेज क्रोमोसोम अपीयर करे, उसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन होगा कि जो आप देखेंगे डीएनए को, उसमें आप लेकर के पाइएगा कि 5000 to 10,000 टाइम्स शॉर्टर होता है मेटाफेज क्रोमोसोम किसकी तुलना में? डीएनए की तुलना में। एक पार्टिकुलर क्रोमोसोम में जो डीएनए की लंबाई होगी उस डीएनए की लंबाई से 5000 to 10,000 टाइम्स शॉर्टर मेटाफेज क्रोमोसोम होगा। या दूसरे तरीके से कहें कि 10 का जो 10 क्यूब होगा से लेकर के 10⁵ माइक्रोमीटर तक लंबाई का डीएनए कैसे कंडेंस करके ए फ्यू माइक्रोमीटर लंबे मेटाफेज क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा। तो ये जो कंडेंसेशन आप देख रहे हैं, ये जो कंडेंसेशन देख रहे हैं कि 5000 से 10,000 टाइम शॉर्टर हो जाना, तो इसके बारे में कहा गया कि एटलीस्ट 3 लेवल ऑफ कंडेंसेशन इज रिक्वायर्ड। कम से कम 3 लेवल की कंडेंसेशन की बात यहाँ पे कही जाती है। जो सबसे पहली बात आप लेकर के देखेंगे कि न्यूक्लियोसोम्स का सीक्वेंस होगा, एंड द वेरी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोसोम जो है, जो क्रम आपको न्यूक्लियोसोम का दिखाई पड़ेगा, दैट विल बी 100 एंगस्ट्रॉम थिक। वो 100 एंगस्ट्रॉम थिक एक सीक्वेंस होने जा रहा है, और ये जो 100 एंगस्ट्रॉम थिक फाइबर होगा न्यूक्लियोसोम के, मतलब न्यूक्लियोसोम जो होंगे उनका जो एक क्रम होगा, सीक्वेंस जो होगा, लीनियर उनका जो सीक्वेंस होगा, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियोसोम का सीक्वेंस है, वो एक्चुअली 100 एंगस्ट्रॉम थिक फाइबर बना रहा है।
एंड दिस वुड फर्दर कंडेंस, ये जो होगा फिर कंडेंस करेगा एक सोलेनॉइड के रूप में, और जब ये सोलेनॉइड के रूप में कंडेंस करेगा तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 300 एंगस्ट्रॉम थिक क्रोमेटिन फाइबर्स। और जब ये न्यूक्लियोसोम नेक्स्ट लेवल की कॉइलिंग दिखाएगा तो ये जो नेक्स्ट लेवल की कॉइलिंग होगी वो सोलेनॉइड की तरह की कॉइलिंग होगी। ये जो कॉइलिंग होगी, ये कॉइलिंग सोलेनॉइड की तरह की कॉइलिंग होने जा रही है। और इसके बारे में आप हमेशा इस तथ्य को दिमाग में रखेंगे कि जब कभी भी सोलेनॉइड फॉर्म करेगा तो वहां पे ये सोलेनॉइड जो होगा, इस सोलेनॉइड को स्टेबिलिटी दी जाएगी H1 के माध्यम से, सोलेनॉइड को स्टेबिलिटी दी जाएगी H1 के माध्यम से। बट ये जो 300 एंगस्ट्रॉम थिक जो क्रोमेटिन फाइबर्स होगा, ये फिर फर्दर इसका कंडेंसेशन कैसे होगा ताकि मेटाफेज क्रोमोसोम बन सके। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल ऑफ कंडेंसेशन बहुत स्पष्ट नहीं था। तो यहाँ पे एक दूसरा अप्रोच जो लिया गया, उस अप्रोच में आप देखिएगा कि मेटाफेज क्रोमोसोम में जो हिस्टोन थे उस हिस्टोन को डाइजेस्ट किया गया, और उस हिस्टोन को डाइजेस्ट करने के बाद ये पाया गया कि एक नन हिस्टोन की रचना दिखाई पड़ती है, और उस रचना को स्काफोल्ड कहा गया। एवरी मेटाफेज क्रोमोसोम इज हैविंग 2 स्काफोल्ड्स। जैसे ये 2 स्काफोल्ड हो गए, ये 2 स्काफोल्ड हो गए, और इन दोनों स्काफोल्ड को सेंट्रोमियर वाले हिस्से में जोड़ा गया है। और ये देखा गया ऑब्वियस है कि इसका फोल्ड जो होगा, चूंकि मैंने कहा कि जब मेटाफेज क्रोमोसोम में हिस्टोन को डाइजेस्ट किया गया तो इसका मतलब होगा कि जो बचेगा वो क्या होगा, नन हिस्टोन होगा। तो ये इसका फोल्ड जो होगा ये होने जा रहा है क्या चीज, नन हिस्टोन प्रोटीन ये होने जा रहा है। इट विल बी नन हिस्टोन प्रोटीन। इसका फोल्ड वुड ऑलवेज बी नन हिस्टोन प्रोटीन। ये हमेशा होने जा रहा है क्या चीज, ऑलवेज विल से कि ये नन हिस्टोन प्रोटीन होने जा रहा है। ये जो होगा वो हमेशा नन हिस्टोन प्रोटीन के रूप में आपको दिखने जा रहा है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि प्रत्येक मेटाफेज क्रोमोसोम में विल फाइंड 2 स्काफोल्ड्स व्हिच आर ज्वाइंट विथ ईच अदर एट सेंट्रोमेरिक रीजन। और दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात देखी गई वो ये था कि लूप लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए इज गोइंग टू इमर्ज। नंबर ऑफ लूप लाइक स्ट्रक्चर वहां से इमर्ज करते हैं, जिस बिंदु से वो निकलेंगे उसी बिंदु पे आकर के वो फिर इंटर करने जा रहे हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन आया, इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे मेटाफेज क्रोमोसोम के लिए एक मॉडल प्रपोज किया गया। ये बात कही गई कि जो नन हिस्टोन प्रोटीन होगा दे विल फॉर्म ए स्काफोल्ड, और उस स्काफोल्ड को हम जिम्मेवार मानते हैं जो क्रोमेटिन फाइबर को कंडेंस करने में उसकी एक भूमिका होने जा रही है। जो 300 एंगस्ट्रॉम थिक क्रोमेटिन फाइबर होंगे वो उस स्काफोल्ड को यूज करते हैं, उस स्काफोल्ड को की मदद से क्रोमेटिन फाइबर को वहां पे कॉइल किया जा रहा है, उसको वहां पे कॉइल किया जा रहा है। दूसरी जो बात यहां आप लेकर के देखेंगे उसमें यही है कि ये जो होगा डीएनए जो होगा वो लूप के रूप में अरेंज होने जा रहे हैं। डीएनए जो होगा वो लूप के रूप में अरेंज हो गए, एंड दे विल बी एंकर्ड टू दिस नन स्काफोल्ड ऑफ द नन हिस्टोन। आप इसको ऐसे कल्पना कर लीजिए कि स्काफोल्ड वहां था और उस पे क्रोमेटिन फाइबर्स को एक पार्टिकुलर तरीके से अरेंज किया गया था, और जब उस क्रोमेटिन फाइबर के हिस्टोन को डाइजेस्ट किया गया तो चूंकि जो डीएनए था दैट वाज मेकिंग सुपर कॉइल अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर, एट द मोमेंट हिस्टोन वाज डाइजेस्टेड ये जो रचना थी वो लूप आउट कर गई। ये जो डीएनए जो था दैट इमर्ज्ड एज लूप। बट व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ कॉइलिंग ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर ओवर स्काफोल्ड, ये बात स्पष्ट नहीं है। तो आज की तारीख में क्रोमेटिन के क्रोमोसोम के अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके बारे में आप कहिएगा कि न्यूक्लियोसोम का एक सीक्वेंस है 100 एंगस्ट्रॉम थिक, सोलेनॉइड के रूप में आया 300 एंगस्ट्रॉम थिक क्रोमेटिन फाइबर, और फिर ये क्रोमेटिन फाइबर जो था ये इसका फोल्ड के ऊपर इसकी एक निश्चित तरीके से कॉइलिंग की गई है। फाइनली ये जो क्रोमेटिन फाइबर होगा 300 एंगस्ट्रॉम थिक वो स्काफोल्ड के ऊपर कॉइल करके क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम को ये जन्म दे रहा। इसी तरीके से हम लोग आज की तारीख में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा बात ये याद रखिएगा कि डीएनए को हम मानते हैं कि अरेंज्ड है लूप्स के रूप में, दैट इज एंकर टू द नन हिस्टोन स्काफोल्ड। और ये जो होगा मेटाफेज क्रोमोसोम के बारे में ये तथ्य
आज की तारीख में अवेलेबल एविडेंसेस इसी बात को सपोर्ट करते हैं। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर में दूसरी कोई बात नहीं है। ये तीसरा जो लेवल का कंडेंसेशन था कि इसका फोल्ड के ऊपर क्रोमेटिन फाइबर का अरेंजमेंट तो है, लेकिन एग्जैक्टली हाउ व्हाट द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर ओवर इसका फोल्ड, ये बात बहुत स्पष्ट नहीं है। अब यहाँ से हम लोग शिफ्ट करते हैं, छोटी सी बात और है, एंड दैट इज कैरियोटाइप। तो देखो, ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, सेट ऑफ क्रोमोसोम की जो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनको इकट्ठे तौर पे हम लोग कैरियोटाइप कहेंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होने जा रहे हैं उन कैरेक्टरिस्टिक में आप शेप ऑफ क्रोमोसोम को लेकर के देख सकते हैं, उसके अलावा पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर होगा, साइज ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होगा, और उसके साथ साथ आप लेकर के देखिएगा कि सेंट्रोमेरिक इंडेक्स की बात होगी। सेंट्रोमेरिक इंडेक्स का मतलब होता है रेशियो होगा, ये बेसिकली लॉन्ग और शॉर्ट आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम का। नेक्स्ट जो बातचीत होगी वो ये कि अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें, अगर कैरियोटाइप का हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें तो उसे हम लोग आइडियोग्राम का नाम देते हैं। आप ग्रेजुएशन वगैरह में या पीजी में अलग अलग स्पीसीज का बच्चे कैरियोटाइप तैयार करते हैं। ये प्रैक्टिकल वर्क है जो बच्चों को कराया जाता है। +2 में ऐसा नहीं है, लेकिन यूजी और पीजी लेवल में कैरियोटाइप बच्चे तैयार करते हैं। दूसरा जो मुद्दा यहाँ पे होगा वो है कि कैरियोटाइप का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस उसका क्या है। तो उसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो उसमें देखेंगे कि ये इवोल्यूशनरी कैरियोटाइप की स्टडी से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम समझ पाते हैं, और इसकी स्टडी से हमें ये पता चलता है कि कोई स्पीसीज एडवांस है या प्रिमिटिव है। दूसरी बात है कि स्पीसीज जिसमें जिसकी कैरियोटाइप एसिमेट्रिकल होगी, एसिमेट्रिक कैरियोटाइप जिनके पास भी होगा उसको एडवांस माना जाता है। एसिमेट्रिक कैरियोटाइप का मतलब होता है कि जिसमें मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की संख्या कम हो और जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट क्रोमोसोम के बीच का डिफरेंस जहाँ ज़्यादा होगा उसी को हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, एसिमेट्रिक वो कैरियोटाइप कहलाता है। जहाँ भी ऐसा होगा उसे एडवांस आप मानिएगा, और जहाँ पे भी मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ज़्यादा होंगे, बड़े और छोटे क्रोमोसोम के बीच का फ़र्क कम होगा, उसे सिमेट्रिक हम लोग कैरियोटाइप कहते हैं और वो प्रिमिटिव माना जाता है। इसमें एक है कि फ्लो साइटोमेट्री की मदद से हम लोग जो माइनर चेंजेस क्रोमोसोम के बीच में होंगे, डिलीशन या डुप्लीकेशन जैसी चीज़ें, उसको भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। विद दैट आवर डिस्कशन ऑन क्रोमोसोम इज कंप्लीट। नेक्स्ट डे फिर हम लोग नए मुद्दे पे बातचीत करेंगे। एक हिस्सा यहाँ पे और है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रो एंड यूकैरियोटिक सेल, और उसके पश्चात फिर हम लोग सेल रिप्रोडक्शन पे चर्चा आगे बढ़ाएंगे। विद दैट आई स्टॉप हियर, और सेल पे हम लोगों की चर्चा प्रैक्टिकली अब समाप्त है। अब इसको आप प्रॉपर तरीके से एक बार पूरी चीज़ को सिक्वेंसली आप देख लीजिए, और बाद वाले हिस्सों में थोड़ा सा हिस्ट्री, हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं दिया है। आई विल ट्राई कि जो डिफरेंसेस बताए जाएं उसमें उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए, बट आई विल नॉट प्रॉमिस दैट वन, लेकिन हाँ कोशिश जरूर की जाएगी। नेक्स्ट डे डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करने के बाद फिर सेल रिप्रोडक्शन पे चर्चा हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।